जी अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स कैसे हैं। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे होंगे। आज हम जी अगेन एक और सेशन के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग को, ताकि हमारा जो कोर्स है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, उसमें कुछ फर्दर हम डिस्कस कर सकें, कुछ और कंटेंट्स उनको हम कवर अप कर सकें। इन हालात के पेश नज़र जी जो हमारे पास अब अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करते हुए हम ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करते हैं, और इस ऑनलाइन सेशन को रिकॉर्ड भी किया जाता है। और मैंने लास्ट वीक की जो हमारे सेशंस थे उनकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर भी की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो रिकॉर्डिंग्स भी सुनी होगी। जो लोग लाइव उस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो तो अवेलेबल थे, उसके अलावा जो लोग लाइव उसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर सके उन्होंने रिकॉर्डिंग सुन के और उसको अंडरस्टैंड किया होगा। काइंडली आप सिर्फ रिकॉर्डिंग ना सुने, जब आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग अटेंड कर रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि आप लोग साथ में बुक ओपन करें। आप बुक ओपन करके साथ में बुक को पढ़ें, साथ में जो रिकॉर्डिंग है, लेक्चर का सेशन है, उसको अटेंड करें। देन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कंटेंट्स हैं, वो आपको फर्दर क्लियर होंगे। तो सिर्फ ऐसे ही रेंडमली नहीं कि कहीं पे बैठे आप बस सुन रहे हैं, जैसे आप कोई यू कैन से और के वीडियो बफर कर रहे हैं, कोई और वीडियो सर्फिंग कर रहे हैं, वैसे नहीं इसको सुने, बल्कि साथ में बुक लें, बुक को पढ़ें, साथ में वो टॉपिक, मैंने बुक तो नहीं पढ़ी है सेशन के अंदर, आप बुक को रीड आउट करें, उसको रीड आउट करने के साथ सुने और फिर अगेन रीड आउट करें, तो आपको ये क्लियर होंगे। तो इसको आप ट्रेडिशनल सेंस में ना लें। क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लासरूम का जो कंसर्न है उसमें भी आपके पास बुक होती है, उसमें भी आप बुक को साथ रिव्यू करते हैं। तो इसको सिर्फ अगर आप ऐसे ही वीडियो को जैसे सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, किसी ऐसे वीडियो की तरह देखेंगे तो आपको ये इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। ये आपके लिए बेनिफिशियल तब ही होगा जब इसको आप एज लेक्चर ट्रीट करेंगे, साथ में बुक पढ़ेंगे और उसको रिव्यू करें। रीडिंग जो सी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक रीडिंग नहीं होगी तब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। बुक में बहुत डिटेल से लिखा होता है, एग्जाम्पल्स गिवन होती हैं। आपका स्टार्ट है यूनिवर्सिटी का, आपने पहले इंटरमीडिएट पढ़ा, तब इंटर में कॉलेज लेवल्स में और तरह से पढ़ा जाता है और तरह से पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। और हम जो बुक पढ़ रहे हैं फॉरेन ऑथर की बुक है, यू कैन से कि ग्लोबल लेवल पे ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक तरह की यूनिवर्सिटी के अंदर ये बुक्स ही पढ़ाई जाती हैं। तो आपको थोड़ा सा इसको समझने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को थोड़ा अपलिफ्ट करना है, और ये तभी होगा जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। अगर आप बुक्स पढ़ना छोड़ दें, बुक्स ना पढ़ें इसलिए कि मुझे समझ नहीं आ रही है या मुझे वो लेंथी लग रहा है, तो बिलीव मी आप कभी भी आप उसको, कोई भी टॉपिक्स हो, कुछ भी हो, आप उनको गो थ्रू या अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। सो मेरी आपसे बेटा बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप बुक्स को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें, इससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होने हैं। लास्ट टाइम जी मैंने डिस्कशन जो की थी वो मैनेजमेंट का, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और वो डिसीजन मेकिंग पे है। मैं आप लोगों का माइक जो सा है उसको अनम्यूट कर रहा हूँ,
टर्न बाय टर्न लास्ट लेक्चर से रेलेवेंट जो क्वेश्चन है काइंडली वो क्वेश्चन पूछें, और मैं फिर वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने हर सेशन में की है कि क्वेश्चन का मतलब किसी चीज को रिपीट करना नहीं होता। जब मैं कहता हूँ क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कहें सर ये रिपीट कर दें, बल्कि उस पॉइंट में जो आपको कंफ्यूजन है, जो चीज आपने समझी और कंप्लीट समझ नहीं आई, उससे रेलेवेंट जो आपको पॉइंट है आपका, आपको समझ नहीं आई चीज या आपके माइंड में कंफ्यूजन है, आपने वो क्लियर करनी है। काइंडली रिपीट करने का ना कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, बताएं आप लोग कैसे हैं, और साथ में जब आप क्वेश्चन करें काइंडली स्टार्ट करें अपने नाम से कि जी मैं ये पर्सन बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरा ये क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग से रेलेवेंट। जी, इट्स योर टर्न नाउ टू पार्टिसिपेट इन द सेशन, टू शो योर प्रेजेंस कि आप लोग प्रेजेंट हैं और आप लोग इसको सीरियस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इसको आप जो सा है वो जो भी समझना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, पूछें। जी, चैट पे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं चैट पे करें, माइक ऑन करके क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप लोग अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है? जी, काइंडली आपके क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा हूँ। चैट पे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जी, चैट पे करें। माइक ऑन करके करना चाह रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है, अपने माइक को ऑन करें और काइंडली क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपका वेट कर रहा हूँ बेटा, आप लोगों को क्वेश्चन करने का कह रहा हूँ। काइंडली लास्ट लेक्चर से रेलेवेंट या कोई बात है प्लीज जल्दी से कर लें, हम नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। फीडबैक दे दें, आपको आवाज आ रही है? जी, कोई बात तो करें आगे से। जी, शहजाद बशीर आप हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपना माइक ऑन करके बात करें जी प्लीज। स्टूडेंट्स, आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करने की ट्राई करें। ये तो फिल्म एक जी, मैं क्विकली रिपीट कर रहा हूँ लास्ट वाला। तो हमारे जो
प्रीवियस था उसको देखते जाते हैं और आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा आपको कर लीजिएगा। मलिया आपने बेटा क्वेश्चन करना है तो माइक ऑन करें, अदरवाइज उसको ऑफ कर दें। ओके जी, डिसीजन मेकिंग पे हमारी डिस्कशन थी, लास्ट लेक्चर था। डिसीजन मेकिंग दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी मैनेजर्स जॉब। हर मैनेजर को अपनी जॉब में बेसिकली डिसीजन ही लेने हैं और राइट डिसीजन ही उसकी जॉब की सक्सेस को इंश्योर करते हैं कि मैनेजर सक्सेसफुल हो, मैनेजर अपनी जॉब को, अपनी परफॉर्मेंस को इंश्योर कर सके। उसके लिए राइट डिसीजंस लेना दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी मैनेजर्स जॉब। डिसीजन मेकिंग का तरीका क्या है, इस पे लास्ट लेक्चर था, आप लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो आपको कंप्लीट प्रोसेस वो गो थ्रू हो जाएगा। दीज आर दी 8 steps in decision making. Step number 1, in step 1 you try to identify the real problem. कि रियल प्रॉब्लम है क्या जिसकी जिसको सॉल्व करने के लिए आप डिसीजन ले रहे हैं। वो रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ये फर्स्ट स्टेप है डिसीजन मेकिंग में। सेकंड स्टेप में आप अपने डिसीजन के फैक्टर्स, अपने डिसीजन के क्राइटेरियाज डिसाइड करते हैं कि मेरे पास जो चॉइसेस हैं मैंने उन चॉइसेस को एक दूसरे के साथ किस बेस पे कंपेयर करना है कि कौन सी चॉइस बेटर है और कौन सी चॉइस बेहतर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ अपने एजुकेशन से रेलेवेंट, बीबीए के अंदर अगर मुझे स्पेशलाइजेशन चूज करनी है और स्पेशलाइजेशन को चूज करने का डिसीजन है तो इस डिसीजन का कोई क्राइटेरिया होगा, इस डिसीजन की कोई फैक्टर्स होंगे, कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी, किसी बेस पे होगा कि यार मैंने मार्केटिंग चूज करनी है, फाइनेंस चूज करनी है, तो किस बेस पे करनी है, किस बेस पे इन दो ऑप्शंस को कंपेयर करना है। कैसे मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए मार्केटिंग बेटर है, फाइनेंस बेटर है या कोई और फील्ड बेटर है, उसको हम डिसीजन क्राइटेरिया बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम ले रहे थे वो लैपटॉप परचेज करने की थी, तो लैपटॉप को परचेज करने की आपका क्राइटेरिया क्या होगा, आप कौन सा लैपटॉप परचेज करेंगे, किस ऑप्शन को यू कैन से दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, उसमें यही लैपटॉप के फीचर्स ही हमारा क्राइटेरिया है। उसका डिस्प्ले है, उसकी बैटरी है, उसका वेट है, उसकी मेमोरी है। मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल के फीचर्स की बेस पे ही हम एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कंपेयर करते हैं। देन हम उन फीचर्स को, उन फैक्टर्स को, उन क्राइटेरियाज को प्रायोरिटी देते हैं कि मेरे लिए कौन सी प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। आप मोबाइल फोन परचेज करने की बात करते हैं, आप अगर मोबाइल में गेम्स ज्यादा खेलते हैं तो आपके लिए क्राइटेरिया गेमिंग होगा, उसकी रैम होगा, उसका डिस्प्ले होगा। अगर सपोज मेरी सिस्टर ने मोबाइल परचेज करना है और वो मोबाइल में गेम्स नहीं प्ले करती हैं बल्कि उनको मोबाइल्स में कैमरा ज्यादा चाहिए, वो उसको एज अ फोटोग्राफी के लिए यूज करती हैं, तो उनकी क्राइटेरिया में कैमरे की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। मेरे क्राइटेरियाज में, मेरी रिक्वायरमेंट्स में मोबाइल के कैमरे की प्रायोरिटी कम होगी। इस प्रायोरिटी को सेट करने को हम वेट्स अलॉट करना, इम्पोर्टेंस सेट करना बोलते हैं। फिर हम सर्च आउट करते हैं कि इस रेंज में, इस प्राइस में मार्केट में कौन कौन से मॉडल्स, कौन कौन सी कंपनी की मोबाइल फोन या लैपटॉप्स या क्या ऑप्शंस हैं। ये 4th स्टेप में डेवलप दी ऑल्टरनेटिव्स हैं। 5th स्टेप में हम वो जितनी ऑप्शंस होती हैं, 2 4 5 8 10 ऑप्शंस, हम उनको कंपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि इन 10 में किसके क्या रैंक बनता है, किसकी कितनी यू कैन से कि पोजीशन बनती है, इनमें से फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आता है, लास्ट पे कौन सा आता है।
देन हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लैपटॉप परचेज करते हैं, मोबाइल परचेज करते हैं, मशीन परचेज करते हैं, प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, और एट द एंड हम डिसीजन लेने के बाद यहाँ पे हमारा डिसीजन कंप्लीट हो गया, लेकिन मतलब डिसीजन हमने ले लिया लेकिन हमने उसको भी छोड़ा नहीं, बल्कि हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, इंश्योर करते हैं, चेक आउट करते हैं कि हमारे डिसीजन से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं हुई। ये प्रोसेस है जी, जो कि डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट प्रोसेस है डिसीजन लेने का, जो एक रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड तरीक़ेकार है आप कह लें डिसीजन मेकिंग का। वो ये 8 स्टेप्स में हम इसको फॉलो करते हैं। ये हमारा डिसीजन मेकिंग का यू कैन से मेथोडोलॉजी है, उसका मैकेनिज्म है। कुछ और टॉपिक्स, कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ और कंसर्न्स हैं डिसीजन मेकिंग से रेलेवेंट, जो हम इस चैप्टर में और डिस्कस करेंगे। तो अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं एंड वी आर गोइंग टू have more detailed concerns regarding decision making. Our next concern is approaches to decision making. Normally, people in organizations, they are different, and definitely they are making decisions in different situations, in different scenarios. They are making decisions which are not of same type. Different types of decisions को लेने के लिए एक ही अप्रोच नहीं है, बल्कि हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो हम डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट सिचुएशंस में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस के लिए यूज करते हैं। अगर हम इन अप्रोचेस की बात करें तो हम इनको 3 to 4 अप्रोचेस में सेग्रीगेट कर सकते हैं। अप्रोचेस है क्या कि मैंने डिसीजन कैसे लेना है, मेरी क्या अप्रोच होगी डिसीजन लेने के लिए। जो कॉमनली अप्रोचेस हम यूज करते हैं उसमें रैशनैलिटी एक अप्रोच है, बाउंडेड रैशनैलिटी एक और अप्रोच है डिसीजन मेकिंग की, एंड इंट्यूटिव बेस्ड या इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग है और डिसीजन बाय इंट्यूशन है, और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है। ये 4 अप्रोचेस कॉमनली यूज होती हैं। ये 4 अप्रोचेस क्या है और कौन सी अप्रोच कब यूज होगी, ये हम अब डिस्कस करेंगे। इसमें बेस्ट अप्रोच कौन सी है, ऑल अप्रोचेस आर एप्लीकेबल, और ये सारी यूज होती हैं डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट सिचुएशन में या डिफरेंट डिसीजंस को लेने के लिए। आपने सपोज अगर मैं आपको इसकी अप्रोचेस की ही इलेबोरेट करना चाहूँ, सपोज मैंने एक मोबाइल फोन परचेज करना है, एक डिसीजन मोबाइल फोन परचेज करने का, और एक डिसीजन मैंने ब्रेकफास्ट में चाय के साथ बिस्किट खाना है और उस बिस्किट को परचेज करना है। तो दोनों डिसीजंस हैं, दोनों परचेजिंग डिसीजन है, एक मोबाइल परचेज करने का डिसीजन और एक बिस्किट परचेज करने का डिसीजन। क्या आप लोग ये समझते हैं कि दोनों डिसीजंस एक ही तरीके से लिए जाएंगे, दोनों डिसीजन को लेने का एक ही प्रोसीजर, एक ही अप्रोच होगी? डेफिनेटली नॉट। मोबाइल फोन कॉस्ट यू कैन से अराउंड 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख की प्रोडक्ट परचेज करने का डिसीजन एंड 10 रुपीज का एक बिस्किट परचेज करने का डिसीजन एक ही तरह से नहीं लिया जा सकता, एक ही अप्रोच के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। जितनी एफर्ट, जितना डिटेल एनालिसिस
जितनी यू कैन से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे मोबाइल फोन परचेज करने के बारे में रिक्वायर्ड है, जितनी एफर्ट उसके लिए मैं करूंगा, जितनी इंफॉर्मेशन सर्चिंग उसके लिए करूंगा, पता नहीं 1 लाख का मोबाइल परचेज करने के लिए मैं 3 days, 5 days, 1 week, इवन 2 weeks या 3 weeks स्पेंड करूं, उसके रिव्यूज देखूं, उसका इंटरनेट पे जो सा है वो एनालिसिस करूं, और उसका जो सा है इन डिटेल हर तरह से मैं कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद जो सा है उसको परचेज करने का डिसीजन लूंगा। लेकिन एक 10 रुपीज का बिस्किट परचेज करने के लिए वो मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो जस्ट शॉप पे गया, उसके लिए पहले इंटरनेट पे सर्च नहीं करूंगा, उसके लिए पहले किसी भी तरह की रिव्यूज नहीं पढ़ूंगा, किसी से मशवरा नहीं लूंगा, कोई ऑप्शंस नहीं ज्यादा यू कैन से सर्च आउट करूंगा। इवन के अगर मेरे माइंड में आया सपोज के मैंने से सुपर का बिस्किट लेना है, मैं अपने घर के नियरेस्ट शॉप पे गया, माइंड मेरा ये था कि मैंने एक सुपर का बिस्किट बाय करना है। अगर उस शॉप पे सुपर का बिस्किट नहीं है तो मैं शायद उससे नेक्स्ट शॉप पे जाने की एफर्ट भी ना करूं, जो कि उससे नेक्स्ट स्टॉप पे है, जो उसके उससे नेक्स्ट स्ट्रीट में है, जो उससे सपोज सिर्फ 100 मीटर्स दूर है। मैं नेक्स्ट शॉप पे भी नहीं जाऊंगा कि यार सुपर इससे नहीं मिला, चलो मैं नेक्स्ट शॉप से ले लेता हूँ। मैं उसी शॉप से सुपर नहीं मिलेगा तो कोई और बिस्किट परचेज करके ले आऊंगा कि यार बिस्किट है, मैं आगे कहाँ पे ढूंढता फिरूं। लेकिन मोबाइल फोन के केस में ऐसा नहीं होगा। मोबाइल एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, शायद मैं 10 शॉप्स को विजिट करूं, शायद मैं 10 लोगों से पूछूं, 10 शॉपकीपर से पूछूं, शायद इससे भी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद डिसाइड कर सकूं। सो ये पॉइंट हम इसी एंगल से डिस्कस कर रहे हैं कि डिसीजंस को लेने की अप्रोचेस डिफरेंट हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस के केस में हम यूज करते हैं। वो क्या है? उसमें फर्स्ट अप्रोच है रैशनैलिटी अप्रोच टू मेक डिसीजंस। रैशनैलिटी क्या है? रैशनैलिटी किसको बोलते हैं? रैशनल होना, लॉजिकल होने को बोलते हैं। रैशनैलिटी है लॉजिक की बेस पे, बेस्ट केस में। मतलब रैशनैलिटी, अकल या लॉजिक या सही तरीका ये है कि आप जो डिसीजन लें, आप जो चॉइस सिलेक्ट करें, वो चॉइस बेस्ट होनी चाहिए। उससे बेस्ट, उससे बेहतर कोई ऑप्शन ना हो। फिर जो आपकी ऑप्शन है वो ऑप्शन बेस्ट होनी चाहिए, उस ऑप्शन से बेहतर कोई ऑप्शन ना हो। ये रैशनैलिटी अप्रोच है डिसीजन मेकिंग। अब अगर इसको हम देखें तो बेस्ट अप्रोच को सिलेक्ट करने के लिए, कि मैं कह रहा हूँ बेस्ट अप्रोच सिलेक्ट हो, बेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको सारी ऑप्शंस को गो थ्रू करना पड़ेगा, आपको सारी ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। आप सारी ऑप्शंस देखे बगैर अगर कोई चॉइस सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने जो ऑप्शन सिलेक्ट की है वो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट कब पता चलेगा कि बेस्ट है? तब जितनी भी ऑप्शंस हैं एज मच एज पॉसिबल, सपोज अगर 10 ऑप्शन है तो 10 की 10 को इवेलुएट करूं और उनमें से बेस्ट फाइंड आउट करूं। अगर 100 ऑप्शंस हैं तो 100 की 100 ऑप्शंस को गो थ्रू करूं, 100 की 100 ऑप्शंस का एनालिसिस करूं, उनको इवेलुएट करूं और उनमें से सिलेक्ट करूं, तब मैं कह सकता हूं यार मैंने बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट की है, क्योंकि इससे बेहतर कोई है ही नहीं। 100 ही थी, 100 की 100 मैंने देख ली है। अगर टोटल ऑप्शन 100 थी और मैंने 100 नहीं देखी, मैंने 10 देखी और 10 में से एक सिलेक्ट कर ली,
तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट की, क्योंकि बाकी 90 तो मैंने देखी ही नहीं। शायद जो मैंने सिलेक्ट की वो 10 में से बेस्ट हो, लेकिन बाकी 90 में उससे बेहतर कोई ऑप्शन अभी अवेलेबल हो, मौजूद हो, या मुझे नहीं नजर आई। तो रैशनैलिटी है जी, कहते हैं मैनेजर्स मेक कंसिस्टेंट value maximizing choices with specified constraints. मैनेजर्स जो चॉइस सिलेक्ट करें दैट मस्ट बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस वो मैंने यही कहा कि वो बेस्ट है, वो कंफर्म है, वो कंसिस्टेंट हो, वो एक ही दफा जो सिलेक्ट की है क्योंकि वो बेस्ट है और उससे बेहतर कोई नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा अगर डिसीजन लूंगा तो वही सिलेक्ट करूंगा क्योंकि वो बेस्ट ऑप्शन है। या अगर मैं दोबारा भी उसका एनालिसिस करूं, दोबारा भी इवैल्यूएशन करो, तो वही ऑप्शन बेस्ट हो, उससे कोई बेहतर ऑप्शन ना हो। वैल्यू मैक्सिमाइजिंग चॉइसेस, वो चॉइस जो वैल्यू मैक्सिमाइज करे, सबसे ज्यादा फायदा दे। वैल्यू मैक्सिमाइज करने का मतलब है सबसे ज्यादा फायदा दे, जिसकी वैल्यू, जिसका फायदा, जिसका बेनिफिट मैक्सिमम हो, उससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो ही नहीं सकती है, वो ऑप्शन सिलेक्ट करना। ये रैशनैलिटी अप्रोच है डिसीजन मेकिंग की। अगेन अगर इसको थोड़ा सा क्लियर आउट किया जाए, थोड़ा सा समझाने के लिए, तो वही अगर मैं मोबाइल फोन वाली एग्जांपल लूं, मैंने मोबाइल परचेज करना है और प्राइस की कोई लिमिट नहीं है, या अगर सपोज 2 लाख की प्राइस की बात कर रहा हूं, तो 2 लाख प्राइस में जितनी ऑप्शंस हैं, 2 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 20 हैं। अगर 2 लाख प्राइस रेंज में 20 मॉडल्स आते हैं डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट मोबाइल फोन, तो रैशनैलिटी अप्रोच ये कहती है कि मैं वो 20 मॉडल्स को एवेल्युएट करूं, उन 20 मॉडल्स का एनालिसिस करूं और उनमें से जो बेस्ट है वो सिलेक्ट करूं। ये रैशनैलिटी अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग है। अगर मैंने ये किया कि मैंने 2 लाख का मोबाइल खरीदना है और जस्ट मैंने आईफोन के मोबाइल में देखा कि 2 लाख में कौन सा आ रहा है और जस्ट वो परचेज कर लिया, तो ये रैशनैलिटी नहीं होगी, क्योंकि मैंने 2 लाख में किसी और कंपनी का मोबाइल देखा ही नहीं। मे बी जो मैंने परचेज किया उससे बेहतर मोबाइल किसी और कंपनी का अवेलेबल था, बट मैंने देखा ही नहीं, मैंने उसको जो सा है वो इवेल्युएट किया ही नहीं, मैंने उसको कंसीडर किया ही नहीं, तो ये रैशनैलिटी नहीं है। लाइफ में हम सारे डिसीजंस रैशनैलिटी अप्रोच में नहीं ले सकते हैं। मतलब हर एक चीज के बारे में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सारी ऑप्शंस को यू कैन से इवैल्यूएट करूं, एनालाइज करूं, एनालिसिस करूं और फिर ऑप्शन को सिलेक्ट करूं। लाइक इस डिसीजन, इस ऑप्शन, इस अप्रोच के लिए ये कुछ assumptions हैं, ये 4 सिचुएशंस फुलफिल होंगी तो रैशनैलिटी अप्रोच को यूज किया जा सकता है। नंबर 1, are perfectly rational, fully objective and logical. Are perfectly rational, fully objective and rational. आप जो सा है वो perfectly rational हो, that means आप complete जो सा है लॉजिकल हो, rational हो, fully objective हो, कि जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो उस केस में आप ऑब्जेक्टिव, आपको क्लियर है, आपका ऑब्जेक्टिव, आप
बड़े ज्यादा यू कैन से कि सब्जेक्टिव टाइप डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, बल्कि क्वांटिटेटिव अप्रोच को यूज कर रहे हैं। आप फुली ऑब्जेक्टिव हैं कि आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट करनी है या उनको इवेलुएट कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ परफेक्टली कंपेयर कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट उसमें वो कहता है जी, हैव केयरफुली डिफाइंड द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाइड ऑल वायबल ऑल्टरनेटिव। सेकंड assumption ये है कि आपने प्रॉब्लम को केयरफुली डिफाइन कर लिया, आपने प्रॉब्लम को केयरफुली समझ लिया, आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई। अगर आपने प्रॉब्लम ही ना समझी, आप प्रॉब्लम को ही डिफाइन ना कर सके, आपको प्रॉब्लम ही क्लियर ना हुई, तो डेफिनेटली आपको वो जो डिसीजन है वो भी बेस्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात, आइडेंटिफाइड ऑल वायबल ऑल्टरनेटिव। आपने जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उनको देख लिया, आपने उनको सर्च आउट कर लिया। हैव अ क्लियर स्पेसिफिक गोल, आपके क्लियर स्पेसिफिक गोल जो सा है वो भी क्लियर है कि मेरा गोल क्या है, आपने वो भी फाइंड आउट वो कर लिया उस केस में कि आपका गोल क्लियर है, आप ये डिसीजन ले क्यों रहे हैं, आप चाहते क्या है, किस लिए आप ये डिसीजन ले रहे हैं, ये जो सा है आपका गोल वो भी क्लियर है। Then we'll select the alternative that maximizes the outcome in the organization's interest rather than in the personal interest. और वो ऑप्शन सिलेक्ट करें जो कि बेस्ट ऑप्शन है, जो मैक्सिमाइज करिए आउटकम को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में, ना कि आपके अपने इंटरेस्ट में। सो रैशनैलिटी अप्रोच डिसीजन मेकिंग वो यही कहती है कि डिसीजन लेते वक्त ये अप्रोच यूज की जाए कि आप जितनी ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। हम इसको बोलते हैं, ये मैक्सिमाइजिंग अप्रोच है कि आप अपनी बेनिफिट्स को, अपनी वैल्यू को, अपने यू कैन से जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करें जो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है, इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, आपके पास रिसोर्सेज हो, आपको प्रॉब्लम क्लियर हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैंने सपोज एक शर्ट बाय करनी है, तो रैशनैलिटी अप्रोच ये कहती है कि शहर में जितनी शॉप्स हैं, उन शॉप्स में जितनी शर्ट्स हैं, मैं सारी शर्ट्स को विजिट करूं, सारी शर्ट्स को देखूं और उनमें से बेस्ट सिलेक्ट करूं, ये रैशनैलिटी है। अब अगर आप देखें कि शर्ट को परचेज करने के लिए अगर मैं फैसलाबाद की हर एक शॉप पे जाऊं, हर एक शर्ट को देखूं, तो मुझे कितना ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो एक शर्ट बाय करने के लिए कभी भी हम रैशनैलिटी अप्रोच यूज नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टाइप ऑफ डिसीजन पे वेरी करता है कि हम कौन सा डिसीजन, कौन सी अप्रोच के थ्रू वो लेते हैं, हम इसको अप्रोच के अकॉर्डिंग वो क्लैरिफाई करते हैं। सेकंड अप्रोच हमारे पास आती है जी बाउंड्री रैशनैलिटी पे। इन सारी कंडीशंस, इन सारी लिमिटेशंस के बाद सेकंड अप्रोच ये है कि हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ नहीं जाते, बल्कि हम वो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। सारी ऑप्शंस इवेल्युएट करने की बजाय ऑप्शंस को इवेल्युएट करना स्टार्ट करते हैं और वो ऑप्शन जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब है हम अपने आप को बाउंड कर लेते हैं, हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, हम एक लिमिट के अंदर रहते हुए रैशनल होते हैं।
जैसे शर्ट की अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं अपने आप को लिमिट कर लेता हूँ सपोज ब्रांड्स तक, मैं अपने आप को लिमिट कर लेता हूँ एक एरिया तक, डी ग्राउंड तक, चैनवन रोड तक, कि मैंने डी ग्राउंड की शॉप सिर्फ देखनी है और इनमें से शर्ट्स देख के तो एक शर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। या मैं शर्ट सिलेक्ट या देखना स्टार्ट करता हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मुझे पहली अच्छी शर्ट मिली मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा, चाहे उससे बेहतर कोई शर्ट हो भी तो मैं उसके लिए नहीं जाऊंगा। जो शर्ट मुझे पसंद आ गई, जो शर्ट मुझे पूरी आ गई, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसका कलर अच्छा है, जिसकी यू कैन से हर चीज अच्छी है, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने उससे बेटर ऑप्शन की ट्राई नहीं करनी है। ये बाउंडेड रैशनैलिटी है। ओके स्टूडेंट्स, 40 मिनट्स हो रहे हैं, आप लोगों को पता है 40 मिनट्स का सेशन होता है। तो मैं इस सेशन को एंड करके न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ और आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, काइंडली आप लोग उस पे आए, हम दोबारा जो सा है यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हरी अप, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, काइंडली मुझे रीजॉइन करें। थैंक यू।